आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसका विस्तार आज के वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर तक था। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये दक्षिण भारत के इतिहास का वो दौर था जब दक्षिण भारत में 3 राजवंशों का शासन था और वो थे चोल, चेरा और पांड्या। ये बहुत ही शक्तिशाली थे और दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर इनके क्षेत्रों की बात की जाए तो चेरा राजवंश का विस्तार आज के कोयम्बटूर और केरल में था। चोल राजवंश तमिलनाडु के उत्तरी भाग और आंध्र प्रदेश पर था और पांड्या राजवंश तमिलनाडु के दक्षिण भाग में था। इनके काल की अगर बात करें तो चेरा राजवंश ने 300 बीसी से 300 एडी तक शासन किया, जबकि चोल राजवंश का राज 300 बीसी से 1279 एडी तक था और पांड्या 300 एडी से लेकर 15वीं शताब्दी तक राज करते हैं। यानी चेरा ने 600, चोल ने 1500 और पांड्या ने लगभग 2000 सालों तक भारत के दक्षिण पे राज किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मौर्य काल से लेकर सल्तनत काल तक इनका शासन अभेद्य था। आप सोच सकते हैं कि जब 320 एडी में मौर्य काल और 300 एडी में गुप्त काल में इन साम्राज्यों का पूरे भारत पर एक छत्र राज था, तो ये कैसे संभव है? दरअसल मौर्य काल और गुप्त काल में इन सभी राजवंशों ने उनका आधिपत्य स्वीकार कर लिया था, लेकिन मौर्य वंश और गुप्त वंश के कमजोर होते ही इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और गुप्त साम्राज्य के बाद चोल 1279 एडी तक दक्षिण के सबसे शक्तिशाली राजवंश बने रहे। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि हम लोगों को भारत के इतिहास के इन गौरवशाली साम्राज्यों की वीरता और महानता से ज्यादा इस देश पर आक्रमण करने वालों के इतिहास के बारे में बताया जाता है? लेकिन इस सीरीज को बनाने का हमारा उद्देश्य है भारत की बात करना। तो आइए जानते हैं इन राजवंशों के इतिहास के बारे में। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 300 बीसी से 300 एडी का काल ऐसा काल है जिसे हम कॉमन पीरियड कह सकते हैं, जिसमें भारत के दक्षिण के अलग अलग हिस्सों पर इन तीनों का राज था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह काल 300 बीसी से 300 एडी का था, तो कुछ के अनुसार 400 बीसी से 300 एडी का। इस काल को भारत के इतिहास में संगम काल भी कहा जाता है, क्योंकि भले ही इस काल में इन तीनों ही राजवंशों में सीमा विवाद को लेकर एक दूसरे से युद्ध होते रहते हों, लेकिन फिर भी उस काल में इन तीनों ने ही कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है। ये मिलकर साहित्य सभाओं का आयोजन करते थे, जिसे आज की दृष्टि से कॉन्फ्रेंस कहा जा सकता है। इसलिए भारत के दक्षिण में साहित्य की दृष्टि से इस काल को भारत का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी काल में तमिल भाषा का विशेष रूप से विकास हुआ और यही कारण है कि इस काल में जो भी साहित्य हमें मिलता है वो तमिल में ही मिलता है। इस काल की एक खास बात और है जो बहुत ही दिलचस्प है। एक्चुअली जब हम इस काल के साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि दक्षिण आज भी इस काल की छाप से मुक्त नहीं हो पाया है। दरअसल इस काल के साहित्य में जो कविताएं लिखी गई हैं, जो कहानियां लिखी गई हैं, जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उसमें नायक का बहुत महिमा मंडन किया जाता है। उसकी शक्तियों और क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है। और आज भी जब हम साउथ की फिल्में देखते हैं तो उसमें हीरो की शक्तियों को देखकर वो फिल्म एंटरटेनमेंट की बजाय फिक्शन ज्यादा लगती है। तो अब हम समझ सकते हैं कि वहाँ की फिल्मों में हीरो की शक्तियाँ कहाँ से आती हैं। संगम काल के साहित्य से। है ना इंटरेस्टिंग?
वैसे तो इस काल में अनेक महत्वपूर्ण साहित्य की रचना हुई है, लेकिन एक रचनाकार और उनकी रचना का उल्लेख मैं विशेष रूप से करना चाहूंगी। वो रचनाकार हैं थिरुवल्लुवर और उनकी रचना का नाम है थिरुकुरल। इसे दक्षिण का 5वां वेद माना जाता है। यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि संसद में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जब 2020 और 2021 में इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया था, तो अपने भाषण में इसी थिरुकुरल के कुछ अंश का उपयोग किया था। ये तो हुई संगम काल के साहित्य की बात, लेकिन अगर इनके रिलीजियस फेथ की बात करें तो ये वैदिक धर्म को मानते थे। शैव और वैष्णव दोनों को मानते थे, लेकिन एक भगवान को विशेष रूप से ये तब भी मानते थे और आज भी मानते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन है वो? मुरुगन यानी शिव जी के पुत्र कार्तिकेय। इनकी अर्थव्यवस्था और व्यापार की बात करें तो रोम और यवनों तक के साथ ये समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे, और जब जहाजों से ये व्यापार करते थे तो इनकी सशस्त्र सेना भी सुरक्षा की दृष्टि से साथ जाती थी। सूती कपड़े, मसाले, हाथी दांत, मोती और रत्नों जैसी चीजों का ये एक्सपोर्ट करते थे, जबकि सोना, कांच और वाइन जैसी चीजों का इंपोर्ट करते थे। आज भी साउथ की स्पाइसेस यानी मसाले वर्ल्ड फेमस हैं। उस दौर में भी इनकी काली मिर्च की डिमांड यवन में बहुत थी और इसीलिए इसे यवन प्रिय भी कहा जाने लगा था। दक्षिण के साम्राज्यों की जानकारी भले ही हमें इतिहास की पुस्तकों में न दी गई हो, लेकिन मेगास्थनीज और स्ट्रेबो जैसे ग्रीक लेखक और सम्राट अशोक के शिलालेखों तथा कलिंग के हाथी गुम्फा के शिलालेखों से हमें इन साम्राज्यों के बारे में बहुत विस्तार से पता चलता है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 2300 साल पहले के उस काल में कोई साम्राज्य किसी दूसरे देश में राजनयिक संबंध स्थापित करने की सोच सकता है और अपना राजदूत वहां भेजने की कल्पना कर सकता है? तो आपको बता दें कि चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला और अपना राजदूत भेजने वाला भारत का पहला साम्राज्य इन्हीं में से एक था, चेरा। अगर इनकी सैन्य शक्ति की बात करें तो जाहिर है इतने सालों तक भारत के दक्षिण पर राज करने वाले इन साम्राज्यों की सैन्य शक्ति अद्भुत तो होगी ही। इनकी शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चोल राजाओं ने तो अपने साम्राज्य का विस्तार वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया तक कर लिया था। ये कितने शक्तिशाली थे, इस बात की कल्पना करना आपके लिए आसान हो जाएगा जब आपको पता चलेगा कि चोल राजवंश ने तो बंगाल की खाड़ी का नाम ही चोल लेक कर दिया था। लेकिन भारत के इतिहास में चोल राजवंश का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके कारण आज भी सनातन संस्कृति के प्रति विश्व के वैज्ञानिक नतमस्तक हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या है? वो है भगवान शिव के तांडव नृत्य को मूर्ति का रूप देना। जी हाँ, नटराज की मूर्ति हम लोगों को चोल राजवंश की ही देन है। आपको बता दें कि नटराज की मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं है। उस मूर्ति में कई आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपे हैं। लेकिन चोल राजवंश की बात अभी खत्म नहीं हुई है। इनके बारे में अब हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं वो न सिर्फ आपको आश्चर्यचकित करेंगी, बल्कि एक तरफ अपने इतिहास पर गर्व करने के लिए मजबूर करेंगी, तो दूसरी तरफ इतनी महत्वपूर्ण बातों को हमारी इतिहास की पुस्तकों में न पढ़ाए जाने पर रोष से भी भर देंगी। दरअसल ये तो हम जान ही चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल से ही भारत विश्व के अन्य देशों से समुद्री मार्ग से व्यापार करता था। और अब एक और रोचक जानकारी आपको देते हैं कि 300 बीसी से लेकर 300 एडी यानी आज से लगभग 2300 से 1700 साल पहले भारत के दक्षिण के इन साम्राज्यों के काल में कई बंदरगाह थे, जिनमें से कुछ आज भी हैं, जिनके नाम आपने भी निश्चित ही सुने होंगे। आइए देखें कौन से। कोरोमंडल पोर्ट, इसका ओरिजिनल नाम था चोल मंडल यानी चोलों का क्षेत्र। बाद में पोर्टुगीज ने इसका नाम कोरोमंडल कर दिया। कावेरी पट्टनम या पुहार पोर्ट, यह भी चोल राजाओं के समय ही बनाया गया था, जिसका उल्लेख संगम काल के साहित्य में मिलता है।
अरिकमेडु पोर्ट। चोल साम्राज्य का यह पोर्ट पौंडीचेरी में मिला है और इसका उल्लेख भी संगम काल के साहित्य में हमें मिलता है। लेकिन 300 एडी के बाद संगम काल के चेरा साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो जाता है, जबकि पांड्य 1600 एडी तो चोल 1279 एडी तक राज करते हैं। दक्षिण भारत के इन साम्राज्यों के साथ ही प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है मध्यकालीन इतिहास। अगली सीरीज में हम आपके सामने लेकर आएंगे प्राचीन भारत के इतिहास के उन मोतियों के बारे में जानकारियां जो हम समय अभाव के कारण इन एपिसोड्स में आपके साथ विस्तार से साझा नहीं कर पाए थे। इन्हीं बेशकीमती मोतियों में से एक है शिव जी की नटराज की मूर्ति। इसकी रहस्यमय जानकारियों के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।